Good morning friends. Today we are going to discussing the most challenging and most important topic in current electricity, that is Kirchhoff's law। और कभी कभी हम इसको गलती से किरचॉफ लॉ भी कह देते हैं, क्योंकि जब हमें नहीं आता, हम इस पर क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, तो ये हमारे लिए या हमारे मन में खौफ पैदा कर देता है। तो आज हम इस लेक्चर में इस किरचॉफ लॉ के खौफ को ऑफ करेंगे। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आप किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन कीजिए, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन कीजिए, 101% आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किरचॉफ ने क्या किया, जो ओम्स लॉ था V=RI, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड किया कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में, एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम करंट की, वोल्टेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। उसको कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ ने अपने दो लॉ दिए। किरचॉफ का पूरा नाम गुस्टाव किरचॉफ था। ही वाज जर्मन फिजिशियट। उसने अपने जो दो लॉ दिए वो किस प्रकार से थे, जिनको हम क्या कह देते हैं, कई बार फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ भी कह देते हैं। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम है, जो सही नाम है वो है जंक्शन लॉ। और सेकंड लॉ का जो सेकंड नेम है वो है लूप लॉ, या फिर इसको हम कहते हैं मेश लॉ। मेश का मतलब क्या होता है? चाल, नेट। ठीक है, चाल, नेट, लूप, मतलब जिसमें कोई भी एंड नहीं हो, कोई भी एंड नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। और इसका फर्स्ट लॉ का एक नाम और है, जिसको हम क्या कहते हैं? करंट लॉ। और सेकंड लॉ को हम कहते हैं वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ। शॉर्ट में करंट लॉ को हम कहते हैं KCL, नॉट KGF, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। सिमिलरली सेकंड लॉ को कहते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये जो फर्स्ट लॉ है, इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ओपन सर्किट में। कहाँ अप्लाई करते हैं? इन ओपन सर्किट। और सेकंड लॉ को कहाँ अप्लाई करते हैं? इन क्लोज सर्किट। इन क्लोज्ड सर्किट। अब जब इतने सारे नाम हैं, तो मैंने भी इसको एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? फर्स्ट लॉ को और सेकंड लॉ को एक नाम दिया है। हम उस नाम से इसको पढ़ेंगे। आगे जब भी डिस्कस करना होगा तो उसी नाम से हम डिस्कस करेंगे। क्या नाम है फर्स्ट लॉ का? कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। यानी जब भी किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हम कहीं से भी शुरू होकर कहीं भी जा सकते हैं। और सेकंड लॉ को जो नाम दिया है वो है वहीं से वहीं। मतलब सेकंड लॉ के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब भी हम शुरू करेंगे, जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर हमें वापस लौटना होगा। तो इसलिए इसको कहते हैं वहीं से वहीं या कहीं से कहीं। कहते नहीं, मैंने कहा है। और इसके अलावा ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ इज द बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऊर्जा संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब
आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बेस्ड है। अब यहाँ पर हम इन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स आई है, उन टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्किट? सर्किट, electrical circuit is an electrical network, is an interconnection of electrical component, is an electrical circuit is the simply interconnection of electrical component। मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो आपस में कनेक्शन जो किया जाता है उस पूरे जाल को हम क्या कहते हैं? सर्किट कहते हैं। जैसे हम घर के अंदर हमारे वायरिंग की होती है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है वायरिंग के थ्रू आती है, और वायरिंग की होती है, स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है। आप कभी खोल कर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे वायर्स लगे होंगे, आगे पीछे, किसी में कम ज़्यादा, तो वो क्या है? एक सर्किट है। और वो वायर कहाँ जा रहे होंगे? किसी फैन में जा रहे होंगे, बल्ब में जा रहे होंगे, ट्यूबलाइट में जा रहे होंगे, किसी डिवाइस में जा रहे होंगे। वो क्या है? लोड है। तो जनरली हम लोड को क्या करते हैं? रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल में मेन जो कंपोनेंट यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर और डायोड, ये ज़्यादातर कंपोनेंट यूज होते हैं। तो यहाँ पर, और ये कंपोनेंट हर एक डिवाइस में होते हैं। तो हम यहाँ पर या तो डिवाइस का सिंबल बना देते हैं या फिर उन कंपोनेंट को लगा देते हैं कि भाई ये इस टाइप से। तो समझने के लिए हम उन कंपोनेंट को यूज में लेंगे। जैसे एक मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, कोई पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई को हम किससे शो करेंगे? बैटरी से शो करेंगे। अब बैटरी के साथ हमने क्या किया? बल्ब कनेक्ट करना, उसकी जगह हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो एक रजिस्टेंस से दिखा देंगे। तो ये एक सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट बन गया। ये जो पावर सप्लाई है ई, और ये रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। ये कैसा भी हो सकता है, सी डी सी कैसा भी हो सकता है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन शो कर देंगे। यहाँ पर क्या बन रहा है? एक लूप बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ही लूप बन रहा है। यहाँ पर एक लूप बन रहा है। अब एक से ज़्यादा लूप भी बन सकते हैं। जैसे देखते हैं कोई नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें हम ज़्यादा कंपोनेंट्स, ये जो रेजिस्टेंस है, बैटरी है, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। ये जो हम भी कनेक्ट कर रहे हैं ये सारे क्या है? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। ये जो भी कनेक्ट किए हैं सब क्या? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है। इनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहेंगे। यहाँ पर की भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब ये जो सर्किट देख रहे हैं इसके अंदर देखिए, ये रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कैपेसिटर, ये बैटरी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है ना। और यदि दो इक्वल साइन बना देते हैं, चलिए यहाँ लगा देते हैं कैपेसिटर, दो इक्वल साइन बना दें तो ये क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी, सॉरी कैपेसिटर बन जाएगा। यदि दो लाइनें इक्वल होगी तो क्या होगा? कैपेसिटर होगा। ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है, डायोड है। तो ये इस टाइप से ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ये जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि एक टर्म आती है ब्रांचेज। ब्रांच कौन सी है? जहाँ पर ये कंपोनेंट कनेक्ट है वो इसकी ब्रांच है। जैसे इसके अंदर ब्रांच ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये पॉइंट लिए तो ए भी एक ब्रांच है, बी सी भी ब्रांच है, सी डी भी ब्रांच है, और डी भी ब्रांच है, और ई और एफ भी ब्रांच है। ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांच मिलती हो, ये पॉइंट है, यहाँ पर दो ब्रांच मिल रही है। लेकिन ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर दो से ज़्यादा ब्रांच मिल रही है, सो सी इज कॉल्ड जंक्शन। Similarly, B is also junction, A is also junction, and E is also junction. There are 4 junction. ये 4 जंक्शन इस सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया, जंक्शन हो गया। अब बात करते हैं इसमें लूप, कितने लूप है? तो देखिए, एक तो ये लूप बन रहा है, 1 नंबर लूप। दूसरा ये लूप बन रहा है, 2 नंबर लूप। तीसरा ये लूप बन रहा है, 3 नंबर लूप। तो इस सर्किट के अंदर 3 लूप है। ओके, ये हो गए क्लोज सर्किट। क्या हो गए? क्लोज सर्किट। किस टाइप के? क्लोज्ड सर्किट या क्लोज्ड लूप। ओपन सर्किट कैसे होंगे? ओपन सर्किट जैसे ये इस टाइप से हमने बना दिया, दिस इज ओपन सर्किट। बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें, ये बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ से सिर्फ किसी में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया,
ठीक है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ये ओपन सर्किट है। अब इसमें ये पॉइंट है वो जंक्शन है। क्या है? ये पॉइंट है जंक्शन है। हमारा जो फर्स्ट लो है वो कौन सा है? जंक्शन लो है। फर्स्ट लो कौन सा है? जंक्शन लो या करंट लो। और सेकंड लो कौन सा है? वोल्टेज लो या लूप लो, जिसको हमने नाम दिया है वहीं से वहीं, कहीं से कहीं। तो अब हम इन लो को थोड़ा और विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। Kirchhoff's law are applied to find the current and voltage in different part of circuit. This is the application of the Kirchhoff law. Kirchhoff law are applied to find the current and voltage in different part of electric circuit. And now we discuss the first statement of the first law of Kirchhoff. Kirchhoff's first law statement क्या कहता है? The algebraic sum of electric current meeting at a point or junction. इस point की बजाय आप क्या लिखेंगे? meeting at a junction is 0. ये जैसे मैंने एक ओपन सर्किट लिया, इसमें ये जो पॉइंट है जंक्शन है, इस जंक्शन पर जो भी करंट मीट हो रही है उन सब का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि वहाँ पर डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन देखनी है। वेक्टर सम में क्या होता है कि हम डायरेक्शन देखते हैं, उनके बीच में कितना एंगल होता है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है, वो सिंपल ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट भी नहीं, कितनी करंट आ रही है कितनी जा रही है, हमें नेट अमाउंट निकालना है। तो ये मैंने 5 ऐसे वायर बनाए हैं। आप यहाँ पर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ऐसे रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, 5 की जगह जितना आपकी इच्छा हो बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 5 ही हो। ठीक है, मैंने ये अपनी सुविधा से 5 ही बन रहे हैं, 5 बनाए। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, R4 रेजिस्टेंस है, ये R5 रेजिस्टेंस है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट करंट ले लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर जो करंट आ रही है किसमें, R1 के अंदर, वो करंट है I1। इधर से जो जा रही है करंट वो I2 है, और इधर I3 आ रही है, और I4 जा रही है, और I5 आ रही है अंदर। ये इसका जंक्शन है। तो इस जंक्शन पर 5 करंट मिलेगी, I1, I2, I3, I4। तो उनका एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का ध्यान रखना है? कि कुछ करंट आ रही है और कुछ करंट क्या हो रही है, जा रही है। तो आने और जाने वाली को डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? प्लस माइनस के साइन से। या तो आने वाली को माइनस ले लो या जाने वाली को माइनस ले लो। जैसे मैं जाने वाली को माइनस लेता हूँ, तो जाने वाली कौन सी है? आउटगोइंग। ये एक आउटगोइंग है, और कौन सी है? आउटगोइंग। ये दो हमने आउटगोइंग बनाई थी। तो इनके आगे हम क्या करेंगे? माइनस साइन पुट कर देंगे। ठीक है, इनके आगे माइनस साइन पुट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस, सॉरी ये प्लस की क्या आएगा, माइनस I4 एंड प्लस I5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? दिस इम्प्लाइज सिग्मा I इज इक्वल टू 0, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। इन सब का जो सम है वो क्या है? 0 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहे तो देखिए, इसी इक्वेशन को हम वापस रीराइट करते हैं। यहाँ पर I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू,
I2 और I4 को इधर लाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस I2 I4। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा I इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा I आउटगोइंग। सिंपल सी बात है, जितनी करंट आएगी उतनी क्या होगी, बाहर जाएगी। जितनी करंट आएगी उतनी करंट क्या होगी, बाहर जाएगी, आउटगोइंग। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं द करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन, द सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एंटरिंग एट ए जंक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट लिविंग दैट जंक्शन। इस जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उन सब का एल्जेब्रिक सम इस जंक्शन से जाने वाली करंट के इक्वल होगा। ओके, क्लियर? क्या है, आई इनकमिंग इज इक्वल टू आउट गोइंग। हम जानते हैं जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउट गोइंग होगी। जब हम मोबाइल में कुछ डालेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से कॉल करेंगे, कहाँ से वीडियो चलाएंगे, कहाँ से नेट चलाएंगे। तो इसलिए उसमें बराबर जिस हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकमिंग उसमें देंगे, उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास आया आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउट गोइंग। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर आई इनकमिंग इज इक्वल टू आई आउट गोइंग। तो इसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लिख देना है, दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन, the algebraic sum of the current entering at a junction is equal to the algebraic sum of the current leaving that junction। अब देखिए जितने टाइम में करंट आएगी उतने टाइम में करंट जाएगी। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन टी, यानी क्यू इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा क्यू आउट गोइंग अपॉन टी। टी से टी कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ये सिग्मा क्यू इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा क्यू आउट गोइंग। दिस सिंप्लाइज, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या हुआ, जितना जंक्शन पर चार्ज आएगा उतना ही जंक्शन से चार्ज निकलेगा। द algebraic sum of या amount of the entering charge at a junction is equal to the amount of leaving charge from that junction. It means charge neither be accumulate at the junction। जंक्शन पर चार्ज कलेक्ट होगा ही नहीं, जितना चार्ज आएगा उतना चला जाएगा। It means